तो दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रोक्टोलॉजी, जिसमें एक हाथ बना हुआ है, एक फिंगर है ब्लैक कलर का और उसके दोनों तरफ एरोज है। तो ये स्लाइड जो है लगाने का मेन मकसद ये है कि अगर एक प्रोक्टोलॉजिस्ट है, वो अगर उसका अपने फिंगर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके सेंसेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और साथ ही साथ में फिंगर एंड माइंड का अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, तो फिर जो भी गुदा मार्ग पे व्याधियां होने वाली, जो 3.8 सेंटीमीटर के 3.8 सेंटीमीटर बोला गया है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 15 एंड 0.8 सेंटीमीटर का, तो 3.8 सेंटीमीटर का एनर कैनाल जो बताइए, उसके अंदर होने वाली करीब 10 से 15 तरीके जो अलग अलग व्याधियां होती हैं, उसके बारे में वो डायग्नोस नहीं कर पाएगा। आजकल बहुत सारे क्या नाम है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, जिसके जैसे कि सबसे बड़ा एमआरआई है, ट्रांसलेक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी है, एंडोस्कोपी यानी कि सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, तरह तरह के। लेकिन जब तक डॉक्टर को, जो भी वैद्य है, उसको अपने उंगली पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो फिर वो प्रोक्टोलॉजी में काम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोक्टोलॉजी। नाउ इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फिशर or Prakrtika, this is one of the most commonest and most important disease in the department of proctology or in anorectal department. So proctology is the department which deal with the anorectal disease like Pfeiffer fistula. तो हमें वो ये जो व्याधि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन है, इसलिए ये टॉपिक आज एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेशन में ही लिया गया है। बट इट इज नॉट मेंशन्ड एज अ सेपरेट डिजीज। लेकिन जैसे अर्श है, भगंदर है, प्रकृतिका, अर्श, भगंदर और नाड़ी वर्ड भी है, जो अलग अलग चैप्टर में आए हुए हैं। बट प्रकृतिका जो है वो एक रेफरेंस वाइज आया हुआ है, कई जगह पे आता है, कहीं पे 2 लाइन में रेफरेंस आया हुआ, कहीं पे 4 लाइन का रेफरेंस है, कहीं 6 लाइन का है। तो बहुत सारे करीब 10 से 12 जगह पे रेफरेंसेस आए हैं जो संहिताओं में, लेकिन एक सेपरेट डिजीज के रूप में कहीं पे नहीं आया है। सो प्रकृतिका डिनोट्स द कटिंग पेन ऑल अराउंड। हर एक जो भी एक सराउंडिंग एरिया, वहां पे एक कटिंग पेन हो रहा है। इस तरीके की प्रकृतिका में सिम्टम्स मिलता है। मोरियन विलियम जो है, ये इन्होंने बुक लिखी हुई है, एक डिक्शनरी लिखी हुई है, जो संस्कृत टू इंग्लिश सारे उसमें संस्कृत के वर्ड जो है इंग्लिश में उसकी मीनिंग लिखी हुई है। तो उन्होंने जो यहाँ पे प्रकृतिका जो बोला, वो बोला है कि डेराइव फ्रॉम रूट परिकरी, जिसका मीनिंग है परि मतलब ऑल अराउंड एंड कर्तनम मतलब कटिंग टाइप ऑफ पेन। सो अगर हम संहिताओं में जो रेफरेंस आया, जो उनकी मीनिंग निरुक्ति जो बोली गई, डल्लन ने बोला हुआ कटिंग एंड टेयरिंग पेन एवरीवेयर। तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं रखा है किसी जगह पे बॉडी में, एवरीवेयर कहीं पे भी अगर टीयरिंग एंड कटिंग पेन रहता है, ऐसा रेफरेंस दिया है। जेजेट ने उन्होंने लोकलाइज कर दिया है एक जगह पर्टिकुलर एरिया को, तो कटिंग पेन ऑफ गुदा व्हिच इज लोकलाइज्ड अप टू पर्टिकुलर एरिया। और काश्यप जो है, उन्होंने सुश्रुत, डल्लन इज द कमेंटेटर ऑफ सुश्रुत संहिता, तो उन्होंने सुश्रुत को सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला कटिंग एंड टेयरिंग पेन एवरीवेयर। सो परी जो शब्द कल्पद्रुम जो ग्रंथ आया, उसके अंदर परी का जो मीनिंग है सर्वथा भावा, ऐसा दिया हुआ है, यानी कि सभी जगह। और 2 वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, कर्तिका, एक कर्तनम। तो संहिताओं में कई जगह परिकर्तिका ऐसा वर्ड आया है और कई जगह परिकर्तन ऐसा वर्ड आया है। तो ये दोनों वर्ड की मीनिंग एक ही है, टाइप ऑफ पेन, जैसे शार्प शूटिंग टाइप ऑफ पेन। कर्तिका मतलब कर्तनम मतलब तो कट ऑफ। तो एनी टाइप ऑफ शार्प शूटिंग पेन और कटिंग टाइप ऑफ पेन और कट ऑफ इज नोन एज प्रकृतिका। तो कर्तिका जो वर्ड कहीं कहीं यूज हुआ है, वो पर्टिकुलर जो पेन जिस टाइप का, वो रेक्टम या एनल रीजन तक का सीमित है, ऐसा बोला गया है। सो प्रकृतिका इज द कंडीशन व्हेन पर्सन इज एक्सपीरियंस पेन व्हिच इज एक्सक्रूटिंग टाइप ऑफ इन द बस्ती एंड सराउंडिंग एरिया। तो सराउंडिंग एरिया में क्या है, गुदा है, वंक्षण है, वहां पे नेक ऑफ ब्लैडर यानी कि बस्ती सिर है। तो यहाँ पे स्क्रूटिंग बहुत ही पीड़ादायी, कष्टदायी पेन होता है वहां पे। सो दीज आर रेफरेंसेस फ्रॉम संहिता। तो फर्स्ट जो है वो चरक है। चरक ने कहाँ कहाँ पे परिकर्तिका या परिकर्तन ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है, जिसमें गुदा मार्ग से रिलेटेड, या फिर गुदा में उन्होंने बोला है कि बहुत ही असहनीय कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है। तो उन्होंने गृहिणी के लक्षण में बोला है, जो वातज गृहिणी जब उन्होंने बताया, उन्होंने बोला हुआ है पीड़ा कार्स दोबल्यम भरेस्तम परिकर्तिका। ये चरक चिकित्सा सन 15 गृहिणी का जो अध्याय है वहां पे आया है। वमन विरेचन अध्याय और बस्ती व्यापार अध्याय, इन दोनों अध्याय में भी जो चरक सिद्धि स्थान का 6 चैप्टर और चरक सिद्धि स्थान का 7 चैप्टर ये आया हुआ, वहां पे उन्होंने परिकर्तिका ऐसा बोला हुआ है 6th श्लोक में।
बताया गया है। और साथ ही साथ में आप उसी चैप्टर में, छठे चैप्टर में 61 टू 62 श्लोक नंबर में भी उन्होंने बोला स्निग्धेन गुरु कोष्ठेन साम बल औषधम, यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को स्नेहन दिया गया है जिसका कोष्ठ जो है गुरु है, जिसको आम सामता है, आम बना हुआ है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत थका हुआ है, जो दुर्बल है, जिसका कोष्ठ जो है वो बहुत मृदु है और उसके बल जो है जो दोषों का बल है या फिर जो व्याधि का बल है वो कम है, ऐसे लोगों को अगर हम विरेचन औषधि अगर देंगे पीने के लिए, तो फिर वो आम के साथ ही में वो जो भी औषधि दिया वो निकलेगा और साथ में तीव्र शूलम सा पृष्ठता, ऐसा करके आएगी तो तीव्र शूल के साथ में वहां पे वेदना होगी जो कि प्रकृति का व्याधि को वहां पे निर्माण करती है। ऐसे ही 7वें चैप्टर जो बस्ती व्यापक चिकित्सा, बस्ती व्यापक जो आया हुआ है सिद्धि स्थान में, वहां पे उन्होंने बोला हुआ है परिकृतिक, ऐसा बोला जो वहां पे 12 टाइप के जो बस्ती नेत्र के जो कॉम्प्लिकेशन बताए गए, व्यापक बताए गए, उसमें परिकृतिक का ऐसा एक आया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला हुआ मृदु कोष्ठ अल्प दोषस्य रुक्ष तीक्ष्णो अति मात्रावान, यानी कि मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति जिसके दोष अल्प हैं उसको रुक्ष तीक्ष्ण और अति मात्रा में अगर बस्ती द्रव्य दिया जाता है तो फिर वहां पे प्रतिकृति का निर्माण होता है, जो कि त्रिकवंशण बस्ती नाम तोद, ऐसा है वहां पे तिक्रवक्र में, वंशण में, बस्ती में ऐसा तोदवत वेदना, कटिंग टाइप ऑफ पेन वहां पे होता है। लास्ट जो रेफरेंस, लास्ट लाइन जो देख रहे हैं वो अर्श चिकित्सा के अंतर्गत कफज अर्श में आया है। अभी पेन जो है वो रिलेटेड टू वात है, लेकिन वहां पे भी कफज अर्श जो है, कफ जो अर्श है वहां पे परिकृतिका उल्लास ऐसा करके बोला गया है। चरक चिकित्सा स्थान 14वें चैप्टर में यहाँ पे आया है। ये चरक के कुछ रेफरेंसेस है चरक का, जैसे कि इसमें भी 28 में उदावर्त आया है, तो उदावर्त के रेफरेंसेस जो हैं वो अभी यहाँ पे नहीं लिखे हैं। उदावर्त में भी रेफरेंस आया, वहां पे चरक ने प्रकृतिका वर्ड ना इसलिए नहीं लिखा गया यहाँ पे, इसलिए वो श्लोक नहीं डाला है। सिम्टम्स वही है फिशर के ही, लेकिन जो प्रकृतिका के, लेकिन वहां पे प्रकृतिका की जगह विवर्तिका ऐसा वर्ड यूज किया गया है। अगर आप वहां पे पुरुष जन अवरोध या पुरुष जन उदावर्त देखेंगे तो वहां जो सिम्टम्स बोला गया है कि गुदा में काटने जैसी वेदना होती है, वहां पे विवर्तिका ऐसा बोला गया है। और विवर्तिका भी प्रतिकृतिका को बोल सकते हैं, और इवन छतगुद भी रेफरेंस आया हुआ है जो कि विरेचन के अयोग्य व्यक्ति में बोला गया है। छत ये विरेचन का जब अयोग्य बताया गया, अयोग्य व्यक्ति वहां पे छत गुद मुक्त नाल ऐसा करके वहां पे एक रेफरेंस आया हुआ है। तो ये दोनों का भी प्रकृतिका से रिलेट करते हैं। अब सुश्रुत में जो बोला गया है वो सुश्रुत ने पूर्व रूप ऑफ अर्श और संशोधन व्यापक, यानी कि वमन विरेचन व्यापक और बस्ती व्यापक, ऐसे 2 अध्यायों में वर्णन किया है। पूर्व रूप ऑफ अर्श भी बोला है। तो यहाँ पे सुश्रुत निदान स्थान दूसरा चैप्टर जो कि अर्श निदान है, वहां पे गुद परिकर्तनम ऐसा करके वर्ड आया हुआ है। उसके बाद सिद्धि स्थान 34 चैप्टर, यानी कि जब वहां पे विरेचन व्यापक के बारे में वहां बताया गया है, तो उन्होंने विरेचन के बारे में बोला है। जो 16 नंबर का श्लोक आया वहां उन्होंने बोला गया है कि अगर थका हुआ व्यक्ति है जिसका कोष्ठ जो है बहुत मृदु है, जिसकी अग्नि मंदाग्नि है, अग्नि जो है मंद है, उसको जो है अगर रुक्ष, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति लवण और ऐसी अगर वहां पे द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं और विरेचन देने के लिए, तो फिर पित्तम औषधम पित्तो अनिला, अगर वो औषध पीने के बाद पित्त और अनिल यानी कि वात और पित्त जो है उनका प्रकोप हो जाएगा और प्रकृति का निर्माण हो जाएगी। फिर आगे आया है तत्र गुद नाभि मेड़ बस्ती सिरसु सादहम प्रकृतितम अनिल संगो, तो फिर उस व्यक्ति में गुदा में, नाभि में, शिश्न में, बस्ती सिर, यानी कि अब बस्ती अलग है और सिर अलग है ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस्ती सिर यानी कि नेक ऑफ ब्लैडर, यहाँ पे पेन होगा और सादहम वहां पे दाह के साथ वेदना होगी, ऐसा वहां पे बोला गया है। ऐसा चरक ने कहीं भी दाह नहीं बोला है, बट आज की प्रैक्टिस में अगर हम फिशर से कोरिलेट करते हैं तो फिशर में बहुत ही असहनीय दर्द के साथ में बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को रहता है,
तो ये सुश्रुत ने यहाँ पे सादहम ऐसा करके भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट रेफरेंस जो है वो 36 चैप्टर में जो बस्ती का है वहां पे आया। अभी थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा क्योंकि सारे रेफरेंसेस अभी चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आगे आएंगे तो इंटरेस्टिंग भी होगा। तो यहाँ पे बस्ती व्यापक में वहां पे उन्होंने जो बस्ती नेत्र जो है, नेत्र बस्ती व्यापक जो आया है, तो जो बस्ती नेत्र के जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में बात की गई यहाँ पे कि अगर अति तीक्ष्ण अति लवण रूक्ष बस्ती का प्रयोग करते हैं तो सात उत्तम कुपेद वायु पित्त के साथ में वायु जो है वो प्रकपित होता है और परकृतिका का निर्माण होता है। नाभि बस्ती गुद, वहां पे नाभि बस्ती और गुद में बहुत ही छिन्नवत वेदना होती, बहुत ही असहनीय कष्टकारी स्क्रूटिंग पेन होता है वहां पे। और आगे पिच्छा बस्ती, वहां पे जो ट्रीटमेंट बताई गई कि इनको पिच्छा बस्ती देना है स्नेह मधुर, जो कि स्नेह मधुर और शीतलता जो प्रदान करे ऐसे द्रव्यों के साथ में वहां पे पिच्छा बस्ती देने का बोला है। लास्ट वाला रेफरेंस जो है वो सुश्रुत उत्तर तंत्र 15 चैप्टर यानी कि जहाँ पे पुरुष जन अवरोध की बात की गई है, पुरुष उदावर्त की बात की गई है, वहां पे उन्होंने आटोप शूलो पर कर्तनम ऐसा बोला हुआ है कि वहां पे भी अगर पुरुष अवरोध करते हैं तो प्रतिकार निर्माण ऐसा होता है, ऐसा वहां पे सुश्रुत ने भी बताया है। सो अगर हम पूरा बात कीजिए तो चरक वाग्भट काश्यप एंड इवन सारंगधर इन देयर समिताज हैव डील विद दिस कंडीशन बट नॉट इन डिटेल। तो उन्होंने कंडीशन के हिसाब से डील किया है लेकिन एक अलग चैप्टर नहीं लिखा है। सो दीज आर द आउटकम ऑफ द विरेचन एंड बस्ती व्यापक। अभी चरक की बात कीजिए तो चरक ने चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में उन्होंने बोला है कि प्रकृति का जो है वो अपान वायु जो है गेट्स आवृत बाय व्यान वायु। तो वहां पे अपान वायु आवृत होती है व्यान वायु से और वो फिर निर्माण करती है छर्दी आत्मान उदावर गुल्म और प्रकृति का, तो उसकी वजह से भी प्रकृति का होता है। सुश्रुत जो कि एक शल्यतंत्र प्रधान ग्रंथ है, शल्यतंत्र प्रधान ग्रंथ है, लेकिन सुश्रुत है नॉट गिव मच डिस्क्रिप्शन अबाउट पैथोलॉजी टाइप्स सर्जिकल मेजर्स। उन्होंने कोई भी सर्जरी किसी भी फिशर के उनके टाइप या फिर पैथोलॉजी ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उस समय की जो लाइफ स्टाइल थी वो शायद फिशर निर्माण तभी होता था, प्रकृति का निर्माण तभी होता था जब वहां पे कोई व्यापद हो रहा हो या कोई प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर आ रहा हो या कोई प्रिडिस्पोजिंग वहां पे कोई डिजीज हो, तभी प्रकृति का निर्माण होता था। इसलिए शायद सुश्रुत ने उनको नहीं लगा कि इसको एक अलग चैप्टर के रूप में, एक अलग व्याधि के रूप में लिखा जाए, तो उन्होंने लिखा। तो उन्होंने क्या, इट सीम पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुश्रुत डिड नॉट कंसीडर इट टू बी अ डिजीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मच सिग्निफिकेंस व्हिच रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन एज इट यूज्ड टू बी क्योर बाय द लोकल मेडिकेशन ओनली। तो उनको नहीं लगा किसी सर्जरी की जरूरत है। हालांकि आजकल फिशर की भी बहुत सारी सर्जरी हो रही है, बट इस सेशन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 80% ऑफ फिशर और प्रकृति का कैन बी ट्रीट ओनली बाय मेडिकेशन विद आयुर्वेदा, क्योंकि पेशेंट ऐसे ट्रीट होते हैं और मैंने ट्रीट किए भी हैं। तो सुश्रुत ने कोई भी इसके बारे में सब कॉम्प्लिकेशन ही बताया, कॉम्प्लिकेशन या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के बारे में बात किया है। सुश्रुत has mentioned the good prakritikram as a one of the core root of Arshadog. So these are references from different संहिता। अगर छोटा वाला यहाँ पे जो यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे परिकर्तन ऐसा वर्ड आया है, उसके रेफरेंसेस है, और जो इसमें ये 9 रेफरेंसेस आए हुए हैं, बड़ा वाला जो बॉक्स है वहां पे परिकर्तिका ऐसा वर्ड आया हुआ है। ये दोनों अलग अलग है। तो अर्श के पूर्व रूप, विरेचन व्यापक, पुरुष वेद, रोगजन्य, जो भी मैंने सारी चीजें जो आपको बता रहा था उसी के रेफरेंसेस मैंने वहां बताया और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे परिकर्तन ऐसा वर्ड आया है। प्रतिकर्तिका जो है उन्होंने विरेचन अतियोग, विरेचन आयोग व्यापक, वैद्य निमित्त बस्ती व्यापक, कफजश, वातज अतिसार, वाचन अतिसार भी आया, इसके बारे में भी देखेंगे अतिसार के बारे में कैसे वहां पे बताया गया है। वर्चिता आवृत्त अपान, ये भी चरक चिकित्सा स्थान 20 चैप्टर में वहां बताया कि वानावृत्तवान अतिसार के उपद्रव में और वातज गृहिणी में। सो फिशर की डिफिनीशन क्या है, फिशर कैसे होता है उसका। एन एनल फिशर और फिशर इन एनो इज द लॉन्ग स्लिट इन अ एनोडर्म ऑफ डिस्टल एनल कैनाल which extend from anal wall proximally towards but not beyond the dentate line। अगर हम पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में अगर हम एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं, जैसे बेबी होता है जो पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से भी होंगे जिनको शायद लिथोटॉमी पोजीशन ना पता हो। तो जैसे बेबी होता है और दोनों पैर ऊपर रखते हैं तो लिथोटॉमी पोजीशन बोलते हैं। उस कंडीशन में अगर पेशेंट लिटाया गया है तो एनएस जो है एनएल एरिया वहां पे ऊपर यानी कि जेनेटल एरिया के जस्ट नीचे वाला पार्ट और कॉक्सिक्स के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है वो पोस्टीरियर आएगा और जो जेनेटल एरिया है उसके नीचे आएगा, वो इंटीरियर साइड में रहेगा। तो होता क्या है, मेरी वीडियो भी दिख रही है क्या स्क्रीन के साथ में? वीडियो नहीं शो हो रही है ना? नो सर। अच्छा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। ओके, a crack or a tear in a vertical axis of squamous lining of anal canal between the anal verge and dentate line। लमसम 3.8 सेंटीमीटर के आसपास में एनल कैनाल होती है, ऊपर डेंटेड लाइन होती है और नीचे एनल वर्ज होता है। जब हम दो ग्लूटियल रीजन को जब हम बाइफरगेट करते हैं तो जहां पे एनएस स्टार्ट होता है उसको एनल वर्ज बोलते हैं, और अंदर 3.8 सेंटीमीटर के आसपास में जहां डेंटेड लाइन होती है, इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल एक्सेस में जो है वो कट लगता है, टियर होता है, जिसको हम फिशर बोलते हैं। द पेन ऑफ द एनल अल्सर or anal fissure, anal ulcer is a synonym of anal fissure, anal ulcer is the intolerable and it may be so severe pain may avoid defecation for a days। होता क्या है कि पेशेंट को अगर फिशर होता है तो वो बहुत ही इनटॉरेबल पेन होता है वहां पे, और पेशेंट कई दिन तक मोशन नहीं जाता है। जब मोशन, क्योंकि उसको डर लगा रहता है अगर मैं मोशन जाऊंगा तो हमको पेन होगा, इसकी वजह से फिर वो खाना छोड़ता है और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ये फिशर का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है। जब तक उसको जरूरत नहीं होता कि अब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया, अब हमको जाना ही पड़ेगा, अंटिल इट बिकम इनवेटेबल, तब तक पेशेंट नहीं जाता है। सम टाइम क्या होता है, जब वो जाता नहीं है तो स्टूल अंदर पड़े पड़े वहां पे उसकी ड्रेनेज बढ़ती है, वहां पे रीअब्जॉर्ब होता रहता है वाटर और हार्डनिंग ऑफ स्टूल हो जाता है, जो कि स्केबुलस बन जाता है, स्केबुलाइड बन जाता है, स्केबुलस स्टूल हो जाता है, जिसको मास ऑफ स्टूल अगर बोलेंगे तो उसको स्टेबुलाइड बोला जाता है। हार्डनिंग ऑफ स्टूल हो जाता है वहां पे, और जब बहुत तेजी से अगर स्ट्रेन करता है पेशेंट तो एनोडर्म पे एक टियर बनता है, और ऐसा बार बार होता रहता है, तो फिर फिशर कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। सो दैट ऑफ टर्म फिशर इज derived from the Latin word that is called fissura, which means the sulcus cleft groove in proctology। अगर एक लाइन में अगर समझना है तो ये एक फिगर है, ये पेशेंट लिथोटॉमी में है, कर्सर मेरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये स्वेलिंग है ये इंटीरियर वाला पार्ट है इसका, और यहाँ पे जो पोस्टीरियर है, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा सीधा तो ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो ये जनरली 90% ऑफ फिशर जो होता है पोस्टीरियर रीजन पे होते हैं। ये जो है वो पूरा एनोडर्म है और अंदर जो है डेंटेड लाइन रहेगी। तो ये जो लाल लाल जो दिख रहा है रेडनेस पूरा, ये एक फिशर बनता है, एक कट मार्क लग जाता है इन मिड लाइन ऑफ द। तो इसका क्या है, डिफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल टियर इन द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल। सो अ लॉन्गिट्यूडनल टियर इन द पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ एनल कैनाल, उसको हम लोग फिशर बोलते हैं। ये अप टू ट्रू स्किन, जो यहाँ पे स्किन है और अंदर जाते जाते म्यूकोसा आती है, तो ये स्किन टू म्यूकोसा के एक साथ भी हो सकता है, या फिर सिर्फ म्यूकोसा या फिर सिर्फ और सिर्फ स्किन, इन दोनों का हो सकता है। तो स्किन के साथ में म्यूकोसा भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो फिशर इन एनो इज द टू अल्सर ऑफ द एनोडर्म। जो यहाँ पे जो स्किन इसको एनोडर्म बोली जाती है, तो इसका जो है वो अल्सर हो जाता है। सिनोनिम्स इज द एनल फिशर, एनल अल्सर, अल्सर इन एनो, फीकल अल्सर, क्रोनिक अल्सर, ऐसा इसके बोल सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे फिगर है, इसको हम यहाँ पे अभी जो आगे टर्म्स आने वाले हैं थोड़ा उसके लिए अभी यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे एक फिगर है जिसके अंतर्गत एक कट यहाँ पे लगा हुआ है और एक में कट लगा है और ऊपर नीचे कुछ तो है। तो ये आपकी डेंटेड लाइन है, कर्सर जहां पे दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे जो है ये आपका एनल वर्ज है। तो अगर हम इसके बीच में देख रहे हैं तो ये एनल वर्ज और ये डेंटेड लाइन के बीच में जो कट मार्क है इसको ही फिशर बोलते हैं। सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल टियर इन पोस्टीरियर मिड लाइन। अभी ये क्या, ये क्रॉस सेक्शन है तो इसलिए हमको एक साइड का दिख रहा है। ऐसे अगर ऊपर हो जाएगा तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। तो ये पोस्टीरियर मिड लाइन में ये कट है तो इसको फिशर बोलते हैं।
ये एक्यूट कंडीशन में ऐसे दिखता है। अगर ये क्रोनिक होने लगता है तो फिर डेंटेड लाइन पे यहाँ पे एनल वॉल्व्स होती हैं। अब होता क्या है कि ये जब कट लगता है तो इस एनल वॉल्व्स में स्वेलिंग आती है। जब स्वेलिंग आती है तो ये स्वेलिंग की वजह से एनल वॉल पे यहाँ स्वेलिंग आएगी, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये डेंटेड लाइन के पास में। और नीचे जो है वो एनल वर्ज पे जो है वो यहाँ पे एक स्किन टैग जैसा बनता है जिसको हम लोग सेंटिनल पाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें, ये दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिशर। अगर फिशर अनट्रीटेड हो गया है, हील नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा निर्माण होता है। दूसरे वाले फिगर में हम देखेंगे तो ये यहाँ पे कट लगा हुआ है एक, ये फिशर है। और यहाँ उसके बाजू में इस फिगर पे देखेंगे तो हम देखेंगे एक ये ट्रायंगुलर साइड का एक कट लगा है। लेकिन अगर इस फोटो में हम देखेंगे और एक यहाँ पे जो ये फोटो है जहाँ पे कर्सर है अभी, एक हल्का सा यहाँ कट है। ये दोनों फोटो लगभग कट एक जैसे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक्यूट फिशर है और ये क्रोनिक फिशर इन्होंने है। वो इसलिए क्योंकि इसके एजेस देखेंगे तो अभी वो इडियमेटस नहीं है, और इसकी अगर एजेस देखेंगे तो ये इडियमेटस से एक बटन होल स्ट्रक्चर हो रहा है, बटन होल डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, इस तरीके का यहाँ पे बनना है। ये इस फिगर में देखेंगे जिसमें ये एंडोस्कोप गया हुआ है, तो यहाँ पे ब्लड आया हुआ है जो कि फिशर है, बाहर सेंटिनल पाइल है और अंदर जो है वो हाइपरट्रोफाइड एनल पेपिली जिसको हम बोलते हैं वो है। तो ये तीन चीजें निर्माण हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे सिर्फ सेंटिनल पाइल देखेंगे है लास्ट वाले अपर लास्ट फोटो में। यहाँ पे एंडोस्कोप के नीचे पोस्टीरियर रीजन पे ये जो है ये सेंटिनल पाइल है। ये मे भी ये मेल पेशेंट कोई हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाला फोटो देखेंगे, नीचे वाला पिक्चर देखेंगे तो ये फीमेल पेशेंट का है। और इसमें इसमें अभी आपने जितने भी पिक्चर देखी सब में लगभग सेंटिनल पाइल यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी देखिए अभी ये बना नहीं है, बनना यहाँ भी नीचे है, इस पिक्चर में भी नीचे है, यहाँ भी नीचे। लेकिन इसमें आपने देखा है एक मस्सा जो है एक जैसे चना होता है उस तरीके से ये इंटीरियर साइड पे है। तो फीमेल में फिशर जो है वो इंटीरियर में थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल, वो आगे देखेंगे रीजन। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने फिगर में दिखाना चाहा है, एक फिशर के साथ में सेंटिनल पाइल और हाइपरट्रोफाइड पेपिला। निदान एंड संप्राप्ति, तो निदान जो है कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, निदान अर्थकारी एंड आगंतुक। तो निदान में क्या है, वात प्रकोप लीड्स टू रुक्षता एंड स्फुटन ऑफ द गुदोष्ट। अगर वात प्रकोप हो जाएगा तो उसकी वजह से रुक्षता बढ़ेगी और गुदोष्ट का वहां पे स्फुटन हो जाएगा, फिशर निर्माण होगा। Impact of बद्धवर्चास on anal mucosa due to पुरीशवृत्त अपान प्रोड्यूसर्स प्रकृतिका। होता क्या है कि जो एनल मार्ग अगर वहां पे किसी रीजन की वजह से अगर कोई पार्टिकल स्टूल का रह जाता है तो जिसकी वजह से वहां पे फिशर निर्माण होता है, प्रकृतिका निर्माण होती है। अगर सकृत वेग धारण है, वेग भी धारण करेंगे, अगर पुरीश का वेग आया है, अगर हम उसको धारण करेंगे, वो स्ट्रेनिंग अंदर से हो रहा है बट हम अगर मोशन नहीं जा रहे हैं तो भी फिशर का निर्माण होता है। और व्याना आवृत अपान प्रोड्यूसेस द प्रकृति का, जो चरक चिकित्सा 20 चैप्टर में आया हुआ है। निदान अर्थकारी, तो ये जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और एनी प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं, उसकी वजह से होता है। तो पहला पॉइंट है सहज अर्श। सहज अर्थ में सुश्रुत और चरक दोनों लोग ने रेफरेंस दिया है। सुश्रुत ने गुद परिकर्तनम ऐसा बोला गया है और चरक ने वहां पे कटिंग टाइप ऑफ पेन रहता है ऐसा बोला है। कफज अर्थ में चरक ने सीवियर पेन मेंशन किया है, जो कि अभी हमने श्लोक में रेफरेंस देखा, वो यहाँ पे वही कफज का जो कफज अर्थ में जो पेन है वही यहाँ पे बताया गया सिम्टम। वातज अर्थ की बात की जाए तो वातज अर्थ कैन बी कोरिलेट विद अ सेंटिनल पाइल, जो आज के डेट में जो अभी हमने देखा सेंटिनल पाइल, वो क्योंकि उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, जो वाताजर्स है वो ड्राई रफ शार्प टिप विद क्रैक रिजेंबल लाइक अ कदम फ्लावर कैन बी कोरिलेट विद सेंटिनल पाइल। और वाताजर्स में जो है या सेंटिनल पाइल में अग्निकर्म इज अ चॉइस पैरासर्जिकल प्रोसीजर जो है अग्निकर्म है, वो एक बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद उदावर जो चरक सुश्रुत और वाग्भट तीनों लोग ने बताया हुआ है। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 15 चैप्टर में पुरीसज उदावर बताया, वहां प्रतिका निर्माण हो रही है। चरक ने विवर्तिका ऐसा करके बोला गया है, दैट इज सीवियर पेन इन द एनल रीजन, वहां बोला है।
रोगात्पानीय चैप्टर के अंतर्गत वहां पे वाग्भट ने पूरी शोध अगर करते हैं तो प्रतिका निर्माण होता है, ऐसा बोला है। अतिसार के चैप्टर के अंतर्गत सुश्रुत ने बोला है, उन्होंने बोला है कि जब हम अतिसार की चिकित्सा कर रहे हैं तो अगर उसके साथ में एसोसिएटेड प्रकृतिका है तो उसकी भी चिकित्सा करनी है। अब जनरली जो कि आज सभी एक भ्रांति भी फैली हुई है ज्यादातर कि अगर हार्ड स्टूल होता है तो ही फिशर होता है, या फिर मोशन कॉन्स्टिपेशन हुआ तो ही अगर मोशन जो है हार्ड होगा और फिशर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर पेशेंट को लूज मोशन भी हो रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा परगेटिव ले रहा है या नहीं ले रहा है, अगर उसको अतिसार हो गया है तो होता क्या है, जो एनोडर्म है, जो अंदर की स्किन है, वो डेलीगेट होती जाती है। और कई बार अगर अतिसार लगभग सभी को तो एक बार कई बार होकर गया होगा, तो कई बार प्रेशर के साथ में जब हम स्ट्रेन करते हैं तो प्रेशर के साथ में जब अतिसार द्रवमल प्रवृत्ति होती है तो कहीं कहीं वो एनोडर्म को वहां पे टीयर कर देता है, तो उसकी वजह से भी प्रतिका निर्माण होता है। इसलिए वहां पे सुश्रुत ने अतिसार के चिकित्सा के अंतर्गत उन्होंने बोल दिया है कि प्रकृतिका अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर चरक की बात की जाए तो चरक ने अतिसार जो वातिक अतिसार है उसके अंतर्गत उन्होंने बोला है कि स्कैंटी हार्ड स्टूल, कभी कभी हार्ड स्टूल भी रहता है वातिक अतिसार में, और तो हार्ड स्टूल के साथ में कई बार फ्रोदिंग रहती है, या फिर हार्ड स्टूल नहीं रहता, अगर अतिसार हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है वातज में फ्रोज जैसा होता है, एक झाग आता है, तो उसकी वजह से भी वहां पे फिशर निर्माण होता है, प्रतिकृतिका निर्माण होती है, जिसके अंतर्गत बहुत ही कटिंग टाइम ऑफ पेन होता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम ऐसा भी हो सकता है। सिक्स्थ है ग्रहणी, जो चरक ने वातज ग्रहणी के अंतर्गत बताया और वाग्भट ने क्लिनिकल फीचर ऑफ ग्रहणी जब बताया तो वहां बताया है गर्भनी। काश्यप ने जो है वो गर्भणी चिकित्सा के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि परकर्तिका से प्रेग्नेंट लेडी को प्रिवेंट करना है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है 3rd ईयर 4th ईयर के होंगे, जो गायनेक पढ़ रहे हैं उसमें गड़बड़ी, छर्दी, गड़बड़ी, ज्वर ऐसा बोला गया है मॉडर्न में, प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, वैसे ही प्रेगनेंसी इंड्यूस परकर्तिका या फिर अर्श भी होता है, गड़बड़ी अर्श ऐसा भी होता है। तो उस टाइम पे परकर्तिका ना हो ऐसा काश्यप ने मेंशन किया है। और काश्यप ही एक ऐसे ग्रंथकार हैं जिन्होंने टाइप ऑफ दोषों के अकॉर्डिंग टाइप भी बताया है परकर्तिका। उन्होंने वात, पित्त और कफ ऐसे 3 टाइप भी बोले हैं उन्होंने। नेक्स्ट जो है वो आगंतुक निदान की बात करेंगे। सो आगंतुक निदान क्या है कि देयर आर अ निदान दैट आर ड्यू टू एक्सोजीनस कॉज, बाहरी कोई या याट्रोजेनिक कॉजेज हुए हैं, लाइक अ पंचकर्म थेरेपी या फिर वोमन विरेचन की वजह से या बस्ती नृत्य की वजह से, ऐसी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो आगंतुक निदान में आएगा। तो चरक ने विरेचन और बस्ती व्यापक चैप्टर के अंतर्गत बोला है, जो हमने रेफरेंस पहले भी देखा हुआ है 2nd 3rd स्लाइड में। तो अगर मृदु कोष्ठी है, अल्प दोष है, अगर उसको हम रूक्ष तीक्ष्ण बस्ती अगर देंगे तो दोष प्रकोप हो जाएगा, प्रतिकृतिका होगा। और अगर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनुवासन बस्ती या यापन बस्ती होती है तो भी प्रतिकृतिका निर्माण होती है, क्योंकि वहां की स्किन अगर हम ज्यादा मात्रा में देंगे, अगर वहां पे ऑयल रहेगा, ज्यादा स्निग्धता रहेगी, तो भी कई बार टीयरिंग होने के चांसेस होते हैं। सुश्रुत ने नेत्र बस्ती व्यापक चिकित्सा और वमन विरेचन बस्ती व्यापक चिकित्सा के अंतर्गत उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने क्या बोला है बस्ती व्यापक में कि रफ एंड टू थिक बस्ती नेत्र और टू स्ट्रॉन्ग ड्रग फॉर अ शोधन इन रिलेटिवली वीक पेशेंट। तो आजकल एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन देखने को कम मिलता है, क्योंकि आजकल बस्ती नेत्र के लिए कैथेटर ज्यादातर यूज होने लगे हैं। कैथेटर ऑलरेडी रबड़ का रहता है, सॉफ्ट रहता है, और जो आजकल के वैद्य वो भी थोड़ा सा समझदारी से पंचकर्मा कर रहे हैं। पहले भी समझदारी से करते थे, लेकिन बस्ती नेत्र जो होता था वो मेटल का होता था, जिसकी वजह से हार्ड होने की वजह से ऐसे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते थे। लेकिन अब रबड़ का आ गया है तो उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन कम होता है। इसको चरक ने भी सपोर्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विरेचन द्रव्य लाइक अति तीक्ष्ण, अति लवण, अति रुक्ष ऑफ अ पर्सन हु इज रुक्ष, दुर्बल, मृदु कोष्ठ, मंदाग्नि, अगर ऐसे व्यक्ति को देते हैं, जो हमने 3rd वाले स्लाइड में देखा था, तो फिर वहां पे वात और पित्त दोष प्रकोप हो जाएगा और प्रतिक्रिया निर्माण करेगा। इसकी चिकित्सा भी वहीं पे उन्होंने बताया हुआ है। चरक ने जो व्यापक बताया उसी के अंतर्गत 3rd चैप्टर में उन्होंने
63 67 नंबर बताया सुश्रुत ने भी, तो 34 और 36 चैप्टर में वहीं पे उन्होंने बोला हुआ है। अगर साम दोष है तो लंघन पाचन रुक्ष और उष्ण औषधियों द्वारा और आहार ऐसा उनको कराना है। अगर वात प्रधान है तो दाड़िम सोरस युक्त घृत प्लस काशीस भस्म, सैंदो प्लस एवक क्षार इंटरनली देने के लिए बोला है। दाड़िम त्वक चूर्ण युक्त अम्ल दधि, बाकी और भी रेफरेंसेस आए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। सुश्रुत में पिच्छावस्ती बोला गया है कि पिच्छावस्ती जो है वो मधुर मधुर द्रव्य और शीत द्रव्यों से उनको पिच्छावस्ती दी जानी चाहिए। शीतल जल स्नान, क्षीर भोजन, मधुर द्रव्य, पिच्छावस्ती और स्नेहवस्ती ऐसा बोला है। फिशर की इटियोलॉजी देखेंगे तो ये जो लगभग जो डिजीज है वो 30 to 50 ऐसा लिटरेचर में आता है, बट ये 20 to 50 के बीच में है। 20 के पहले और 50 के बाद ऐसा फिशर जो है वो कम देखा जाता है। ये ड्यू टू मसल लेक्सिटी की वजह से, कि एज जो एज्ड पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर या तो प्रोलैप्स कॉमन होता है या तो पाइल्स कॉमन होता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें या तो पॉलिप कॉमन होता है या तो उनमें भी प्रोलैप्स कॉमन होता है। तो जो मिडिल एज्ड जो है उसी में फिशर के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है और आज की जो डाइटरी जो है, खान पीन जो है वो ऐसा हो गया है। वुमन सफर द मोस्ट, occasionally infant or early childhood, very uncommon in age group due to muscle laxity। लोकेशन की बात करेंगे तो अभी जैसा हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वाली जो बात कर रहे थे, तो मिड लाइन पोस्टरली 90% ओवरऑल जो, अगर फिशर अगर ओवरऑल देखेंगे मेल फीमेल को दोनों मिला के, तो लगभग 90% जो फिशर होता है वो पोस्टीरियर मिड लाइन में होता है। जहां पे सेंटिनल पाइल पोस्टीरियर वाला देख रहे थे उसके बेस पे वहां पे मिड लाइन में होता है, ड्यू टू इट लीस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करेंगे तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो रहता है वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका डाइवर्जन होता है, तो वो लीस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट रहता है। नेक्स्ट वन इज कॉमनली मिड लाइन इंटीरियर 10%। अब ये 10% जो होता है वो भी ज्यादातर फीमेल्स में होता है, मेल्स में हार्डली 1-8% ही इंटीरियर फिशर जनरली देखने को मिलता है। ये 10% भी जो है वो फीमेल की वजह से है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तो जब उस समय का जो वेजाइनल प्रेशर है वो नीचे आता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ एनल कैनाल पे आता है और ये फिशर बनता है। रियली लैटरल फिशर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, ट्यूबरकुलर और एनी अलग मैलिग्नेंसी। अगर लेटरल साइड पे है तो कुछ भी एक डिजीज है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है तो ही लेटरल में होता है, तो लेटरल देखने को जनरली नहीं मिलता है। सेक्स की बात करेंगे यहाँ पे तो इन फीमेल्स फिशरीज ऑन मिड लाइन पोस्टीरियर आर हाईली स्लाइटली कॉमनर देन इंटीरियर। तो ये 60-40 का रेशियो होता है। जो ऊपर चार्ट दिया गया इसमें हम देखेंगे मेल्स में सिर्फ 10% बोला है और पोस्टीरियर जो है वो 90% बोला है, इंटीरियर में 10%। लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए तो इंटीरियर में 40% बोला है और 60% जो है वो पोस्टीरियर रीजन पे बोला है। अब इंटीरियर में होता क्यों है, होता क्या है, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटीरियर फिशर इन फीमेल मे बी explained by the trauma caused by the fetal head on the anterior wall of the anal canal during the delivery। तो जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम पे जो एंटीरियर साइड का यानी कि जेनेटल के नीचे वाला जो पार्ट है एनल का वो वहां से दबता है और वहां पे फिशर बनाता है। तो एंटीरियर इसलिए ज्यादा फीमेल में कॉमन होता है और अक्सर आप लोग देखेंगे या फिर कई लोगों से सुना भी होगा कि डिलीवरी के बाद जो है वो फिशर बन गया है। लेकिन वो फिशर इग्नोर क्यों होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा होता है चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, तो दोनों कंडीशन में पेन पेशेंट को इतना ज्यादा रहता है पोस्ट ऑप कि फिशर का जो पेन होता है वो उसको पता ही नहीं चलता है और वो बार बार बना रहता है। वो गायनेकोलॉजिस्ट पास जाती है, वो कई बार ऐसा होता है कि उनकी वहां से भी इग्नोर हो जाता है और वो फिशर बना रहता है, बना रहता है और वो 2-3-4 महीने तक चलता रहता है। फिर वो क्रोनिक हो जाता है और कभी वो फिर ट्रीट नहीं होता है। ऐसा कई सारे बहुत कॉमन है फीमेल्स में। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर मिड लाइन के जो फिशर है इतना कॉमन क्यों है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन बनता है पोस्टीरियर एंगुलेशन ऑफ द एनल कैनाल।
अगर हम एनल कैनाल देखेंगे तो उसको पोस्टीरियर इंग्लिशन उसमें रहता है ड्यू टू पिवो रेक्टाइलिस मसल्स, रिलेटिव फिक्सेशन ऑफ द एनल कैनाल पोस्टीरियरली, डाइवर्जन ऑफ द फाइबर ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स पोस्टीरियरली। हम नीचे पोस्टीरियर यानी कॉकस के ऊपर वाला पार्ट जहां पे एनल कैनाल का ओपनिंग है वहां अगर देखेंगे तो जब हम अगर फील भी करेंगे तो इंटरनल ओपनिंग इंटरनल स्फिंक्टर जो फील होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो है वो डाइवर्जन रहता है। इसकी वजह से वहां पे फिशर होने के सबसे ज्यादा कॉज होते हैं। इलिप्टिकल शेप ऑफ द एनल कैनाल। अभी प्राइमरी कॉज की अगर बात करेंगे, प्राइमरी कॉज इज द कॉन्स्टिपेशन, spasm of the anal sphincter, and when too much skin has been removed during the operation of hemorrhoids, anal stenosis may result in which anal fissure may develop when hard motion passes through the through such structure। अब होता क्या है कि हिमोरेक्टोमी होता है या फिशर का ही ऑपरेटिव हुआ या कुछ भी होता है, फिस्टुला को छोड़ के बाकी लगभग सभी केसेस में एनल स्टेनोसिस बन जाता है। एनल स्टेनोसिस हो जाने के बाद वहां पे इंटरनल इंटर का स्पाज्म होता है और वहां पे फिशर बनता है। सेकेंडरी कॉज वहां पे जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, ये सारे उसके सेकेंडरी कॉज है। इंटरनल स्फिंक्टर की अबनॉर्मलिटी की वजह से भी फिशर बनता है, जैसे हाइपरटोनिसिटी। अगर इंटरनल स्फिंक्टर बहुत ज्यादा, अगर उसकी टोनिसिटी बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा टेंस है, तो फिर फिशर बनने के चांसेस। नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रेक्टल रिफ्लेक्स को जो है वो मेंटेन करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो अपना काम सही से इसी नाइट्रिक ऑक्साइड के न्यूरोट्रांसमीटर से करते हैं। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो फिर इंटरनल स्फिंक्टर की भी एबनॉर्मलिटी आती है और फिशर वहां पे बनता है। इस्टीमिया लीड टू फाइब्रोसिस ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर। इस्टीमिया हो जाता है, होता क्या है कि ये बहुत देर तक अगर कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी पेशेंट है और वो अगर बैठे रहते हैं तो उस जगह का जो लोकल ब्लड सप्लाई वहां पे मिलती नहीं है, क्योंकि पूरे बॉडी का जो प्रेशर होता है वो एनएस पे ही पड़ता है बैठते हैं तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से इस्टीमिया कॉज होता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो फर्दर क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर का फाइब्रोसिस होता है। और इस फाइब्रोसिस होने की वजह से कई बार स्ट्रेनिंग करते हैं तो फाइब्रोसिस जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर को वापस से रिलैक्स नहीं होने देता है, जिसकी वजह से टेंस रहता है और फिर वो फिशर निर्माण होता है। सो इन कॉन्स्टिपेशन पैथोलॉजी, इन कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग डेफिकेशन, पास ऑफ स्कैबुलस मास यानी कि स्कैबुलाइड जो कि स्टूल मास होता है, मेनली ऑन द पोस्टीरियर और रेक्टल एंगल इन which the overlaying epithelium is greatly stretched and torn leading to the fissure in neuron। जनरली क्या होता है कि हिस्ट्री ऐसे रहती है कि बहुत किसी व्यक्ति को अगर फिशर हो जाता है तो फिर वो कीमाफिन, ड्यूफालेक, इविक, बहुत सारे सिरप मार्केट में मिल रहे हैं, वो मेडिकल से जाते हैं, लेते हैं और वो पीते रहते। 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हमने तो 20-20 साल वालों पेशेंट को भी हिस्ट्री लिया है, लोग 2-2 साल, 4-4 साल ऐसे ले रहे हैं और उनको लूज मोशन हो रहा है। अब उनकी आदत ऐसा हो गया है कि उनको द्रव्यमूल प्रवृत्ति हो रही है, या फिर अगर उनको लूज मोशन हो रहा है तो उनको लग रहा है कि हमारा पेट साफ हो रहा है। होता क्या है कि लूज मोशन होने की वजह से जो एनल कैनाल है उसका एक अपना स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी से ही डेली मोशन हो रहा है। होने के बाद कभी भी ऐसा हुआ कि उन्होंने दवा छोड़ी या बंद किया या कोई भी रीजन है, या फिर किसी दिन हार्ड स्टूल अगर हो गया, तो हार्ड स्टूल जो हुआ है उसका एक मास बनता है जिसको स्केबुलस मास बोलते हैं। अगर उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो स्ट्रेन करता है। स्ट्रेन होने की वजह से ऑलरेडी उसको द्रव्यमूल प्रवृत्ति हो रखी है, तो वहां का जो एनोडर्म है वो बहुत डेलीगेट रहता है और डेलीगेट होने की वजह से वहां पे जब वो स्ट्रेन करता है तो वहां एक कटमार्क लगता है जिसको फिशर बोलते हैं, वहां पे टॉर्न हो जाता है, इसको फिशर बोला जाता है। सो फिशर इन हीलिंग फेल्स ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरनल स्फिंक्टर टोनिसिटी। अगर स्पाज्म ज्यादा रहेगा तो फिशर जल्दी हील नहीं होता है। इम्पैक्टेड फीकल मैटर लीड्स टू इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई पोस्टीरियरली एंड लेसरेशन ड्यू टू द फॉरेन बॉडी। इम्पैक्टेड स्टूल, अब क्या हुआ, फिशर अगर वहां पे बन गया या नहीं बना तो कई बार अगर वहां पे स्टूल का कोई भी पार्टिकल रह जाता है तो फिर फिशर निर्माण करता है, और फिशर अगर बन गया है तो फिर वहां पे इन्फेक्शन निर्माण करता है। इन्फेक्शन होगा
तो मे भी वहां पे एब्सेस हो सकता है, बाद में फिशुला में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो पोर ब्लड सप्लाई जो यहाँ पे रहता है वो, और तीसरा जो सब बहुत ही ये भी बड़ा कॉमन आजकल हो रहा है, लेसरेशन ड्यू टू द फॉरेन बॉडी। कुछ भी फैंटेसीज है उसकी वजह से भी क्या नाम है फिशर निर्माण होता है, इसके भी पेशेंट आते हैं, वहां पे लेसरेशन हो जाता है ड्यू टू अननेचुरल इंटरकोर्स की वजह से, तो वहां पे फॉरेन बॉडी अगर कुछ भी गया है तो भी लेसरेशन होता है और वो फिशर निर्माण करता है। टेयरिंग ऑफ एनल वॉल और फाइब्रस पॉलिप, जनरली ऐसा बहुत कम देखने मिलता है कि एनल वॉल का टेयरिंग या फिर कोई भी पॉलिप है जो फाइब्रस होकर वहां पे फिशर निर्माण करे, ऐसा कम होता है। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये फीमेल्स में मतलब जो भी चाइल्ड बर्थ जब होता है तो आजकल 80 to 90% कॉमन हो ही गया है, या तो वो खुद से हील हो जाता है या तो फिर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे हाइपरट्रोफाइड पेपिला और सेंटिनल पाइल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और अगर ये फिशर जो है, एंड इफ फिशर इन एनो लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अपर इंटरनल एंड ऑफ द फिशर स्टॉप एट डेंटेड लाइन, तो जो डेंटेड लाइन है वहां पे फिशर स्टार्ट होता है, जो हमने फर्स्ट वहां पे फिगर जो 4, 5 और 6 थे वहां पे हमने दिखाया था आपको, वहां पे डेंटेड लाइन पे फिशर का एंड स्टॉप होता है। द सोलन एनल वॉल at the upper end of fissure is called hypertrophied anal papilla and below form sentinel pile। अभी वापस से मैं उसी पिक्चर पे जाता हूं आपको एक बार ये सेंटेंस समझाने के लिए। ये फिगर है, अभी फिशर ये बना हुआ है, ये डेंटेड लाइन है, ये डेंटेड लाइन के अपर साइड पे ये एनल वॉल पे इसकी स्वेलिंग हुई जो कि हाइपरट्रोफाइड पेपिला बना रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है सेंटिनल पाइल, यहाँ पे जो स्वेलिंग है, ये जो स्वेलिंग बनाएगा ये सेंटिनल पाइल बनाएगा। ये इस तरीके से सेंटिनल पाइल है यहाँ पे, ये इस तरीके का सेंटिनल पाइल, ये सारे सेंटिनल पाइलिंग है, और यहाँ पे सेंटिनल पाइल भी बना नहीं है, ये निर्माण हो रहा है। अगर ये वापस से तब भी उसके बाद भी अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो होता क्या है, वहां पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा। इफ अनट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टूल में गेट स्टक इन फिशर बेड and further leads to suppression extend into a surrounding tissue to form perineal abscess or may convert into the subacute fistula and sometimes also say fistula। तो अगर ये फिशर बन गया है, अगर ये डीप में है, तो अगर इसमें जाके स्टूल अटकेगा। जनरली जो भी लोग इंडियन कम्बोर्ड यूज करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम देखी जाती है, लेकिन वेस्टर्न वालों में तो अगर फिशर है तो वो 20% के आसपास फिशुला में आजकल कन्वर्ट हो रहा है, जो पेशेंट आ रहा है जिस हिसाब से, तो उस पे जाके स्टूल स्टक हो जाएगा और वो वहां पे फर्दर फिर इन्फेक्शन करेगा, बाद में वहां से धीरे धीरे पस आने लगता है। पस आने की वजह से कई बार ऐसा होता है सबक्यूट फिशुला बन जाता है, और सबक्यूट फिशुला बनने की वजह से वहां पे फिर वो पस आना, पेन होना, ऐसे तो अब बना वो फिशर था कॉम्प्लिकेट होकर वो फिशुला हो गया। और कई बार ऐसा होता है हॉर्सशू शेप फिशुला हो जाता है, घोड़े का जैसे पैर होता है, आपने देखा होगा कि बाइफ्रगेट जैसे बी बनता है, ऐसे तो इस साइड से 6 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग होती है और उसके दोनों साइड से ट्रैक जाता है, तो हॉर्सो से फिशुला भी निर्माण होता है अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह जो फिशर हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फिशर there is no pre-existing disease or any other cause except constipation। secondary जो है वो any type of the anal surgery where the resulting wound is situated anterior or posteriorly। अब होता क्या है कि किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई, नीचे एक पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में हम देखेंगे एक बड़ा सा कोई तो ये वुंड है। इस पेशेंट की हिस्ट्री ऐसे है कि इसको फिशर ही हुआ था, फिशर जो है वो इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट होने के बाद वो फिशुला में बदला, फिशुला में बदलने के बाद उसको पस आने लगा, वो उसने एमआरआई कराई, एमआरआई में एब्सेस, पेरिनल एब्सेस ऐसा करके आया, फिशुला नहीं बना, एक्चुअली साइनस ट्रैक बना उस समय तक, और एब्सेस, पेरिनल एब्सेस बन गया। पेरिनल एब्सेस होने के बाद हल्का हल्का पस 6 o'clock से आने लगा। किसी मॉडर्न सर्जन के पास गए थे, लखनऊ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे जो गायनेक के लिए बहुत फेमस है, बट सारे पेशेंट वहां पे देखे जाते हैं। वहां पे इनका ऑपरेट किया गया, इन्होंने वहां पे इनका फिस्टेक्टोमी किया,
ये केस जो है पिछले साल फरवरी मार्च में किया गया था ऑपरेट फिशर के लिए, और ये केस अभी तक का ऐसे ही है, अनहील्ड है। आप ये देखेंगे ये पस भी यहाँ लगा हुआ है, अभी तक इससे पस आ रहा है, और ये अभी तक अनट्रीटेड है, अनहील्ड अल्सर हो गया है, ये नॉन हीलिंग अल्सर हो गया, अभी ये हील नहीं हो रहा है उसका। अगर इस पिक्चर को और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आप ये उंड के नीचे ये जहां कर्सर है एग्जैक्टली यहाँ पे एक व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहा है। एक्चुअली दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिशुला इन एनो। जो इनका फिशुला उस टाइम पे बन रहा था, अगर ये उसी टाइम पे अगर 430 में डाल दिया जाता ऑपरेट करके, तो ये फिशर एक्चुअली पेशेंट को फिशुला था, उन्होंने फिशर का क्यों ऑपरेट किया, क्या उनकी मंशा थी या एब्सिस क्लीन किया, पता नहीं जो भी किया, बट अभी ये जो जिसको बटन होल डिफेक्ट बोला जाता है, एग्जैक्टली ये फिशर ऐसा है कि अगर इसके अंदर उंगली डालेंगे तो पूरी उंगली का जो पल्प है वो इसके अंदर बैठ जाता है, बटन होल डिफेक्ट हो गया है। और अभी ये पेशेंट आएंगे जल्दी ही, इनका ऑपरेट है। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग, आप पेशेंट को पहले इसका फिशुला ट्रीट करेंगे और इसके ऊपर हम क्षार कम करके ये फिशर को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो सेकेंडरी कॉज है ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और ये पेशेंट अभी मेरे पास देखिए 5 फरवरी का ही है, अभी 20 दिन पहले का ही पेशेंट है ये। तो 1 साल से इसका सेम ऐसे ही अनट्रीटेड अल्सर ये फिशर का बना हुआ है। तो ये सेकेंडरी कॉज है। कुछ अलग रीजन इसके भी हो सकते हैं, और भी जो डिजीज है प्रोक्टोकोलाइटिस, क्रोन डिजीज, ये सब। अब बात करते हैं जो इसके दो मेन जो हैं इसके टाइप्स हैं, एक्यूट फिशर इन एनो एंड क्रोनिक फिशर इन एनो। So acute fissure in ano is a tear of skin of the lower half of the canal. There is a hardly any inflammation, induration, or edema of the edges. Anal sphincter muscles spasm is always present. It is painful, cleft, exposed in some mucosa and possibly internal sphincter. अब ये जो acute fissure in ano है और क्रोनिक फिशर इन एनो, अगर ये क्रोनिक फिशर इन एनो कब होगा, जब ये एक्यूट हो जाएगा और ये हील नहीं होता है, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि वहां पे एक अल्सर बन जाएगा जैसा भी पिछले फिगर में देखा, और उसको क्रोनिक फिशर बोलेंगे। और उसके जो डीप कैनल शेप का हो जाएगा, जैसे कि नाव होती है इस शेप्ड में वहां पे फिशर बना रहेगा अंदर, और ऊपर की तरफ हाइपरट्रोफाइड पेपिला होगा और नीचे सेंटिनल पाइल होगा। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता है, ये स्पाज्म विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। अब वापस से उसी फिगर पे जाते हैं और ये एक्यूट और क्रोनिक के समझते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये रेड रेड ब्लड सा है, ये एक्यूट। इसके अगर एजेस देखेंगे तो इडियमेटस नहीं है, और नीचे अगर देखेंगे तो ये इडियमेटस है, यहाँ पे स्वेलिंग सी है और इन्फ्लेमेशन भी है। तो ये क्रोनिक फिशर इन एनो है और ये एक्यूट फिशर इन एनो है। कंडीशन क्या होती है, जनरली क्रोनिक के लिए बोला गया कि 6 वीक तक अगर फिशर बना हुआ है तो हम उसको एक्यूट बोलते हैं, अगर उसके बाहर जा रहा है तो फिर उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। लेकिन जनरली 8 से 10 हफ्ते लगते हैं एक फिशर को हील होने के लिए। तो 8 to 10 वीक्स के बाद अगर जाता है तो उसको हम क्रोनिक फिशर इन्होंने बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6 से 8 महीने पहले हुआ है और वापस से फिर हो गया है, एक्यूट वाली कंडीशन आ जाती है। तो उस टाइप के फिशर को हम क्रोनिक ऑन एक्यूट फिशर इन्होंने बोलेंगे। एक वर्ड आया फिशर ट्रायड। तो फिशर ट्रायड में देखेंगे जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये फिशर है, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, बाहर सेंटिनल पाइल और अंदर हाइपरट्रोफाइड पेपिला है। तो हाइपरट्रोफाइड पेपिला प्लस सेंटिनल पाइल प्लस फिशर इज नोन एज फिशर ट्रायड। इसको कई बार ऑपरेट करते हैं तो इन तीनों को एक साथ ही निकाल देते हैं। लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण ऑलरेडी स्लोप में देखा गया है, देखा हम लोगों ने, कटिंग टाइम ऑफ पेन एंड द रीजन ऑफ द एनएस यूरिनरी ब्लैडर, अम्बिलिकस यूरेथ्रा एंड नेक ऑफ ब्लैडर। बर्निंग जो सुश्रुत का रेफरेंस आया हुआ है, बर्निंग रहता है, बर्निंग सचेतन इन द रीजन ऑफ द एनएस यूरिनरी ब्लैडर, अम्बिलिकस, मलबद्धता रहती है, गैसेस बनेंगे, एनोरेक्सिया रहेगा, भूख नहीं लगती है प्रॉपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे आमदोष का निर्माण हो रहा है। सीवियर प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन एंड सीवियर बर्निंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो अगर डेफिकेशन के साथ में या उसके बाद सीवियर टाइप ऑफ प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन रहता है और बर्निंग रहता है। ये जो चार्ट देख रहे हैं ये काश्यप के अकॉर्डिंग है, वातिक, पैप्टिक, कफिक, इस 3 टाइप को बताया। उन्होंने बताया कि वातिक टाइप का होगा तो विदारण कटिंग टाइप ऑफ पेन ज्यादा रहेगा, पैप्टिक होगा तो वहां पे दाह ज्यादा रहेगा, और अगर कफज है तो वहां पे कंडू ज्यादा रहेगा। कई बार प्लोराइटिस की हिस्ट्री मिलती है, प्लोराइटिस यानी की हिस्ट्री मिलती है।
वहां पे हल्का हल्का सा कुछ पिक्चर स्राव भी होता रहता है। मॉडर्न के मॉडर्न क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो पेन जो होता है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफिकेशन, शार्प कटिंग, शूटिंग, एगोनाइजिंग, टीयरिंग डिस्कम्फर्ट रहता है फॉर 2 to 3 hours और मे परसिस्टेंट फॉर द होल डे, पूरे के पूरे दिन तक कटिंग टाइप ऑफ वो लोग बोलते हैं कि कुछ तो पिन चुभने जैसा या फिर कैंची से काटने जैसी ऐसी वेदना पूरे दिन बनी रहती है। और इसके साथ में, और कई बार साथ में नहीं, अगर क्रोनिक केस हो जाता है तो बर्निंग नहीं रहती है, तो नेक्स्ट जो है बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफिकेशन जो है वो 2 to 3 hours और मे बी परसिस्टेंट फॉर होल डे इन सीवियर कंडीशन। अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर पूरे दिन के लिए भी उसको पेन और बर्निंग रहता है। पीआर ब्लीडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कई बार स्लाइट रहता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हो सकता है थोड़ा सा। कई बार स्टूल जो हम कर रहे होते हैं, जब पेशेंट कर रहा होता है स्टूल, तो बोलता है कि उसके ऊपर फ्लैशेस लगे हुए थे या फिर स्टूल के ऊपर जो है वो एक लाइन सी आई थी ब्लड की। तो विद स्ट्रीम और विदाउट स्क्रीन ऐसा दोनों हो सकता है। कई बार साथ में आता है, कई बार मोशन के बाद भी होता है। जनरली अगर कई बार पाइल्स में ऐसा देखा जाता है कि अगर पेनलेस ब्लीडिंग है और मोशन के बाद हो रहा है तो मोस्ट ओनली 80 to 90% वो पाइल्स का ही होगा। लेकिन अगर पेन के साथ में ब्लीडिंग है और ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर ब्लड स्ट्रीक ओवर द स्टूल है तो वो फिशर ही होगा। कॉन्स्टिपेशन, हैबिचुअल परगेटिव हिस्ट्री, वो परगेटिव वाली जो अभी हिस्ट्री मैंने बताई थी, अगर उसको हम फाइंड आउट करना है, अगर वैसा रहता है, लूज मोशन होता रहता है तो भी फिशर वहां पे बना हुआ रहता है। कॉन्स्टिपेशन भी रहता है पेशेंट में, परगेटिव हिस्ट्री रहती है। डिस्चार्ज में और मे नॉट प्रेजेंट, बहुत कम होता है कि डिस्चार्ज भी वहां पे प्रेजेंट हो या फिर हो भी सकता है, मतलब 20% के आसपास 100 पेशेंट में 20% पेशेंट में मिल जाता है। सेकेंडरी चेंजेस इज द हाइपरट्रोफाइड पेपिला एंड सेंटिनल पाइल। सेंटिनल का मीनिंग होता है टू गार्डनिंग, टू गार्ड करना, गार्ड करना किसी चीज को, या फिर किसी चीज को रोकना, किसी चीज की रक्षा करना। तो सेंटिनल पाइल कहीं ना कहीं अब वो हमारे एनएस की रक्षा करता है, वो रोकता भी है फर्दर जो फिशर है उसको और बढ़ने से। इसीलिए सेंटिनल पाइल को द्वारपाल अर्श ऐसा भी बोला गया है। जैसे द्वारपाल खड़े होते हैं द्वार की रक्षा करने के लिए, वैसे सेंटिनल पाइल ओपनिंग जो एनल वर्ज है वहां पे रहता है, जो कि टू गार्ड द एनल कैनाल। और हाइपरट्रोफाइड एनल पेपिली complication, again abscess formation and may leads to fistula in ano। एंड फिशुला इन एनो जो अभी हमने डिस्कस किया, एनल कॉन्ट्रक्चर हो जाता है। कई बार फिशर हुआ है तो इंटरनल ओपनिंग जो है पेन की वजह से इंटरनल स्पिंक्टर में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एनएस जो है उसकी ओपनिंग ओपन नहीं होती है तो कॉन्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ठंडियों में ओट फटने लगते हैं, जो माउथ ऑफ एंगल होता है वहां पे कट लग जाता है तो हमारा पूरा मुंह नहीं खुलता जब तक वो घाव भरता नहीं है। वैसे ही सेम फिशर का होता है, जब तक फिशर घाव भरता नहीं है तब तक जो भी एनल कैनाल है वो फुल्ली ओपन नहीं होता है मोशन के लिए। और ऐसा अगर बार बार वो बना रह रहा है, क्रोनिक कंडीशन में चला जा रहा है, स्पाज्म बना रह रहा है, तो फिर एनल कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, वहां पे स्नोसिस हो जाती है। So these are the differential diagnosis, maybe pruritus, any ulcerative colitis, Crohn's disease, syphilitic fissure, tubercular ulcer, some carcinoma of the rectum and proctologia fugax। तो अभी तक का जो मैंने जितना भी बोला है वो फिशर के बारे में, वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एग्जैक्टली बनता कैसे है फिशर। तो ये वीडियो है, यहाँ पे ये एनल कैनाल है, ये स्केबुलाइड आया है, एक स्टूल का मास आया है। आप देख रहे हैं कि अब ये जगह छोटी है, अब स्टूल ऊपर से प्रेशर दे रहा है, बहुत ही स्ट्रेनिंग के साथ वहां पे मोशन हुआ, कैसे तैसे तो मोशन निकल गया, स्टूल निकल गया। देखेंगे टीयरिंग छोड़ा, उसने टीयर किया है। और एनल वर्ज, ये एनल वर्ज के पास में देखिए, ये एनल वर्ज है, ये डेंटेड लाइन है, आप देखेंगे ये कट हो गया है। ये फिशर निर्माण करता है इससे, जैसे ड्रॉप में भी ब्लीडिंग हो रही थी तो मे भी ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, मे भी ब्लीडिंग क्रोनिक कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होता है, तो ये फिशर निर्माण करता है। नेक्स्ट है पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, तो ये प्रोक्टोलॉजिस्ट का काम है बेसिकली। तो पेशेंट को जब भी हम एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाएंगे उससे पहले पेशेंट को बताना है, क्योंकि पेशेंट बहुत डरा, अगर एक्यूट कंडीशन, एक्यूट फिशर इन का है तो बहुत ज्यादा डरा रहता है कि डॉक्टर साहब अभी चेक करेंगे तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। तो उसको पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि मैं आपको हर्ट नहीं करने वाला हूँ, इफ पेन इज सीवियर आई विल स्टॉप द एग्जामिनेशन। उसको हम अगर इतना समझा के करेंगे तो कई बार पेशेंट हमें कोऑपरेट करता है,
और हम पीआर जो रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो डीआरई जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जो फिंगर है, अंगुल्या यो नाम प्रधान यंत्र गुदविकारे, जो पहले उसमें बोला था कि अंगुल्या यो नाम प्रधान यंत्र गुदविकार, ऐसा बोला कि उंगली ही है जो प्रधान यंत्र है गुदविकार के लिए, ऐसा बोला गया है। तो उंगली पे आपका भरोसा होना चाहिए, उंगली चेक करना चाहिए। अदरवाइज ट्रस है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, एंडोस्कोपी जैसे एनोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डायग्नोसिस बना के दे देंगी। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट जो है, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स रखना है। एक्यूट फिशर जो है वो 70 to 80% तक मेडिकल मैनेजमेंट से आराम से हील हो जाता है। 80% ऑफ केसेस आराम से हील हो जाते हैं, जिसमें सर्जरी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्रोनिक फिशर में नीड सर्जरी इफ मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट दो टाइप के रहते हैं यहाँ पे, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में हाई घर में जो जैसे कि जो भी हम नुस्खे जो आजकल ट्राई किए जाते हैं उसी में से ही है। फाइबर डाइट लेना, बल्क लेक्सेटिव लेना जो कि स्टूल को बल्की बनाए, ना कि परगेटिव जो कि लूज मोशन करे। तो सेमी सॉलिड इस टाइप का मोशन चाहिए हमको। बिस्टॉल्स रूल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन है, आप गूगल पे डाल के पढ़ भी सकते हैं बिस्टॉल रूल। उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का मोशन नॉर्मल है और किस तरीके का कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन है। अवॉइड स्ट्रेनिंग, सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक। अब यहाँ पे मोर फ्लूइड इनटेक नहीं है, सफिशिएंट लेना है। कई लोग सुबह उठ के 4 गिलास 5 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन वो टोटली रॉन्ग है। उसकी वजह से अग्निमांद होगा, अति अम्बुपान होगा, अग्निमांद होगा, और फिर वापस से वो कहीं ना कहीं किसी भी डिजीज में कन्वर्ट होगा। तो सफिशिएंट 3 to 4 लीटर सफिशिएंट वाटर इनटेक लेना है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज कर सकते हैं। वार्म सीड्स बाथ, अवगास, स्वेद, ये किसी भी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिजीज 30 से 40% रिजल्ट देता है विदाउट एनी मेडिसिन। अगर किसी को ये फिशर लगभग जो भी इसमें अटेंड जितने लोग कर रहे हैं उसमें से 5-10% लोग को होकर ही गया होगा। अगर वार्म सीड्स बात करते हैं तो फिर 30 to 40% तुरंत के तुरंत ही रिलीफ होता है। सो 80% ऑफ फिशर इज हील्ड बाय अबव मेजर्स। मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट है, एनएल डायलेटर है, एनाल्जेसिक है, मसल रिलैक्सेंट है, ये देना है। ग्लिसरॉल ट्राइड यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में आता है, जो कि इंटरनल स्फिंक्टर को थोड़ा रिलैक्स करने का काम करता है। बोटुलिनम टॉक्सिन जो इंटरनल एक्सटर्नल के जो इंटरनल स्फिंक्टिक स्पेस है वहां पे दिया जाता है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन है, डायलिटेशन बाय द लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक लुब्रिकेंट। डोंट गिव परगेटिव, गिव बल्क फॉर्मिंग स्टूल लाइक इसबगोल। सर्जिकल, अब अगर सर्जरी करनी है तो उसके लिए बेसिक क्या क्या उसके एम्स हैं। टू रिड्यूस द रेस्टिंग एनल प्रेशर ऑन द इंटरनल स्फिंक्टर, improve blood supply at the site of fissure. If conservative is ineffective and fissure is chronic with fibrosis, presence of sentinel tag और mucus polypus। तो ये कुछ यहाँ पे 4-5 प्रकार के फिशर के जो भी सर्जरी उसके नेम लिखे। एनल डायलिटेशन, लॉट्स एनल डायलिटेशन, फिशरेक्टोमी विद पोस्टीरियर इंस्पेक्टेक्टोमी, लैटरल इंस्पेक्टेक्टोमी, एनल एडवांसमेंट फ्लैप एंड एक्सीजन। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट को इन डिटेल देखने वाले हैं। ये सर्जरी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कब करना और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करना है उसका एक चार्ट है। अगर हम देखेंगे जो अभी तक का हमने देखा है, अगर शॉर्ट और सिंगल हिस्ट्री ऑफ पेन है तो जरूरत नहीं है, सेंटिनल टैग नहीं है तो भी जरूरत नहीं है, कोई इंड्यूरेशन नहीं है, यानी एक्यूट फिशर इन एनो है, लेकिन इतना पेन अगर नहीं हो रहा है तो भी जरूरत नहीं है। स्कार अगर बहुत सुपरफिशियल है, डेप्थ में नहीं है तो भी नहीं करना है। फाइबर ऑफ इंटरनल स्पेक्टर इज नॉट एक्सपोज्ड, यानी कि डेप्थ ज्यादा नहीं है तो नहीं करनी है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो ऑल कैन बी ट्रीटेड विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। सर्जिकल की जरूरत कब पड़ती है? अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, कंटिन्यूअस पेन बना रह रहा है, इंटरमीडिएट पेन हो रहा है तो करना है। सेंटिनल पाइल है तो भी करना है। इंड्यूरेशन इन द एजेस ऑफ द फिशर प्रेजेंट है तो हम कर सकते हैं। स्कार इज डीप, फाइब्रोसिस ऑफ द इंटरनल फाइबर्स ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर इज एक्सपोज्ड। अगर वहां पे जो इंटरनल स्फिंक्टर है 6 o'clock पे अगर वो दिख रहा है इतना ज्यादा डेप्थ तो करना है। एंड सीवियर पेन इन एक्यूट और क्रोनिक केस ऑफ फिशर इन। अब बात करते हैं
लास्ट पार्ट जो है वो चिकित्सा का है, जो प्रकृतिका के all the treatment of prakrita is aimed to elevating the पित्त एंड वात दोष। पित्त एंड वात दोष को वहां पे उसकी चिकित्सा करनी है, क्योंकि सुश्रुत ने अपने वहां पे पित्त और अनिल का प्रकोप जो है वो बताया है, तो उसी को एलिवेट करना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेह द्रव हैज बीन एक्सप्लेन्ड फ्रीक्वेंटली। मैनेजमेंट ऑफ प्रकृतिका इज डिस्क्राइब बाय द आचार्य अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट। यानी कि व्यापक चिकित्सा में जैसा जो मैनेजमेंट बता दिया है वहां पे, इसको हम 3 पार्ट में देखने वाले हैं, वैसज्य, शस्त्र कर्म एंड अनुशस्त्र कर्म। अब देखते हैं मेडिकल वैसज्य में क्या क्या करना है। सबसे पहले लोकल मेजर्स लेने। लोकल में अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती, जो कि 5 से 20 ml तक दे सकते हैं। 6 या 8 नंबर का कैथेटर आता है, वो आप 5 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज या 20 ml सिरिंज में आप लगा के, और हमको एज अ मात्रा बस्ती पेशेंट को सुबह और शाम बीडी देते हैं। ये 30% आपका जो अवगास हो है, और प्लस अगर ये ऑयल इस तरीके से अगर हम पुलिंग के लिए देते हैं 20% के, 50% सिर्फ 2 चीजों से ही हो जाता है और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो हीलिंग ऑयल, जात्यादी ऑयल, हीलिंग ऑयल ये हमारे प्रॉक्टोइल क्लिनिक का है। जात्यादी ऑयल, एसटी मधु तेल, महानारायण तेल, इसका हम किसी का भी मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। पर रेक्टल एप्लीकेशन के लिए हमने देखा होगा जो जितने भी क्रीम ऑइंटमेंट मार्केट में अवेलेबल है ट्यूब फॉर्म में, सब में एप्लीकेटर है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लोग भी हैं सबको बताना, तो एप्लीकेटर फिशर के पेशेंट में कभी भी नहीं यूज करना है। अगर एप्लीकेटर के साथ में अगर हम फिशर के पेशेंट में यूज करते हैं तो उसका फिशर और बढ़ता है, क्योंकि अगर एप्लीकेटर आप लोग ने अगर ध्यान से देखा होगा, या तो उसमें होल होगा या तो उसमें एक लाइन सी, एक धारी सी रहेगी जो जाके ट्रॉमा और करता है। अगर फिशर थोड़ा होगा तो उसको और बढ़ा देगा। और कई बार अगर हम पाइल्स के लिए भी लगा रहे हैं तो पाइल्स तो ठीक करे ना करे, लेकिन फिशर जरूर हो जाएगा। तो हमें ये चीज अवॉइड करना। स्पाज्म है तो और ज्यादा वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी अगर हमको पैरेक्टल एप्लीकेशन अगर करना है, तो जैसा ये फिगर में दिख रहा है कि ये उंगली पे मेडिसिन लेकर तभी एनल कैनाल में हमको लगाना है। तो हीलिंग ऑइंटमेंट है, प्रोक्टोसेफ्ट ऑइंटमेंट है, एसटी, ये मार्केट में ये प्रॉक्टोइल क्लिनिक पे अवेलेबल है। हीलिंग ऑइंटमेंट एंड प्रोक्टोसेफ्ट ऑइंटमेंट जो ये है, इसके साथ ही साथ में जो कुछ घृत आए हैं, जैसे यष्टि मधु घृत है, जात्यादि घृत है, चांग्रादि घृत है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यष्टि मधु घृत का बहुत अच्छा रोल फिशरी नैनो में है अगर एप्लीकेशन करते हैं तो। ये 30% ऑफ द ट्रीटमेंट है। अवगास वेद, पंचवल्कल क्वाथ आप इसमें डाल सकते हैं, त्रिफला क्वाथ डाल सकते हैं, और दोनों भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं डालना आपको, सिर्फ और सिर्फ ल्यूकॉर्म वाटर लेना है, उस एक टब में भरना है, और पूरा एनल जो एरिया है वो पूरा उसमें डूब जाए, ऐसा करना है। पानी उतना ही गर्म लेना है जितना हम नहा सकते हैं। अगर पानी ज्यादा गर्म, ऐसा लोगों को लगता है हम ज्यादा गर्म लेंगे तो जल्दी आराम होगा, पेन में इतना रहते हैं कि उनको लगता है कि हम ज्यादा गर्म पानी ले लेंगे, इसकी वजह से फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न लोकल एरिया का हो जाता है। और ये भी नहीं है कि हम 15 से 20 मिनट इज एनफ। ये नहीं कि घंटे घंटे बैठे हुए हैं। घंटे घंटे पर बैठने की वजह से आपके जो नीचे जेनेटल एरिया में वहां पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 15 से 20 मिनट हमको गुनगुने पानी में जितना हम नहा सकते हैं उसमें सुबह शाम बैठना है। आप जगह को साफ करिए, तेल डालिए, ये आपका 50% आपको आराम हो जाएगा। कुछ ये खाने वाली मेडिसिन है जो हम इंटरनल, जिसका हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंटरनल प्रयोग के लिए। टैबलेट प्रोक्टोसॉप, कैसिफिल, लाइवरोलेक्स, डाइजेस्टन, हिमोसिस, एनोलेक्स, जीवंती, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, आरगवत, कपिलावटी, शंखवटी, अभयारिष्ट, दंत्यारिष्ट, गंधक रसायन, त्रिफला चूर्ण, अपतिकर, वास्तक, आरोग्यवर्धनी, शब्दविंशति गुगुल, कल्याणघृत, मिश्रक स्नेहम, सुशिकर। मिश्रक स्नेहम ये साउथ की सारी कंपनियों का आता है। किसी को सीवियर मोशन है, चाहे वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद में सारे सब कुछ ट्राई करके भी अगर मोशन ना हो रहा हो, 2 to 3 ml आप मिश्रक स्नेहम देंगे तो उसको मोशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 to 3 ml से ज्यादा देना नहीं है। 2 to 3 ml, 2 ml के आसपास रखिए वो घी, 3 ml मैक्सिमम।
और उसके साथ में 5 ml आप गाय का घी मिलाइए, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो। तो शस्त्रकर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे छेदन बताया गया है आयुर्वेद में, यानी कि एक्सीजन ऑफ दैट पार्ट। तो स्पेशली इन द क्रोनिक फिशर इन एनो, जहाँ पे सेंटिनल पाइल और हाइपरट्रोफाइड पेपिला है या फिशर ट्रायड है, तो वहां पे पूरे को पूरे एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं। अब जो मैं करता हूँ और जिस जो आयुर्वेद में जिसका वर्णन अच्छे से बताया गया है, अनुशस्त्र कर्म यानी पैरासर्जिकल प्रोसीजर, क्षार सूत्र, क्षार कर्म और अग्नि कर्म। तो पहला इसमें क्षार सूत्र है। इन क्रोनिक फिशर इन एनो विद सेंटिनल टैग, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये टैग है। तो इस प्रकार के केसेस में जो है वो हम क्या करते हैं, स्पंज होल्डर लेते हैं। स्पंज होल्डर से हम इस टैग को पकड़ते हैं अप टू म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन तक, इसको डिसेक्ट करते हैं और रिवर्स कटिंग नीडल से इसको ट्रांसफिक्स कर देते हैं क्षार सूत्र के द्वारा। क्षार सूत्र क्या होता है, उसके लिए चक्रत में रेफरेंस आया है, बड़ी लंबी प्रोसेस है बनाने के लिए इसको। क्षार कर्म जो है, ये जब हम क्षार बना रहे होते हैं क्षार कर्म के लिए, तो उसमें हमें ऐड करना होता है सुक्ति और चित्रक मूल, क्योंकि ये जो क्षार होता है ये त्रिदोषक प्रॉपर्टी होता है, जो कि दहन, पाचन, धारण, विलयन, शोधन, रोपण और शोधन करता है। ये हमारे क्लिनिक का बना हुआ है क्षार है, देखेंगे ऊपर लिक्विड लिक्विड जैसा है। इस तरीके से जब हम क्षार की प्राप्ति होती है, ये क्षार हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लेकर, जो बेस है सिम स्पेकुलम या फिर स्लिट प्रोक्टोस्कोप की मदद से हम यहाँ पे फिशर के बेड को देखेंगे और उस पर लगा के 100 सेकंड तक रुकेंगे। 100 सेकंड रुकने के बाद वापस से उसको नींबू पानी से या फिर DW से उसको हम वॉश कर देंगे, और वो फिशर आपको हार्डली 3 to 4 डेज में वहां पे वो हीलिंग के साइंस आपको दिख जाएंगे। लास्ट ये जो है वो अग्निकर्म है। अग्निकर्म जो है वो क्रोनिक कंडीशन, जो सेंटिनल पाइल वगैरह है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। वातिगर्ष जो बताया है, लाइक सेंटिनल पाइल जो कदम फ्लावर जैसा दिखता है, सेंटिनल पाइल जो है उसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा इसका उपयोग है, क्योंकि वो रूक्ष होता है, कर्कश होता है, स्थिर होता है, तो वहां पे बड़ा अच्छा इसका ट्रीटमेंट बताया गया है। आज की डेट में अगर हम इन टुडेज एरा लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक डायथर्मिक कॉटरी, RF कॉटरी, इवन एरा लेजर, ये सारी जितनी भी चीजें आई हैं वो सब कहीं ना कहीं इनका जो बेसिक है वो अग्निकर्म ही है, वो अग्निकर्म जैसे ही काम करते हैं। ये फिगर में हम देखेंगे इसका अग्निकर्म किया गया है, और यहाँ पे जो ये टैग था वो टैग अभी निकल के और हीलिंग के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहीं से निकला, और ये भी कुछ दिन में ये सेम पिंकिश कलर का जैसे बाकी एनएस है ऐसे हो जाएगा। So last slide of this session, conclusion, an ounce of prevention is worth a pound of cure। तो हम नॉन स्पेसिफिक मेजर जो बताए गए हैं उसको इतना फॉलो कर रहे हैं कि हमको स्पेसिफिक या फिर सर्जिकल की तरफ ना जाना पड़े। तो पूरे जो इस सेशन का सार है कि आप हेतु को अच्छे से देखिए, अग्नि क्या है, कोष्ठ क्या है, संप्राप्ति क्या है, और जो हमको काम करना है दीपन, पाचन, अनुलूमन, रोपण, और इन सबके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्षार, अग्नि, शस्त्र ये कर्म कर सकते हैं। एक अगर फिशर की जनरल प्रिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जो मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ वो टेबलेट कैप्सूल, सिरप एनोलेक्स, टेबलेट डाइजेस्टेंट, हीलिंग ऑयल डालने के लिए, अवगास फॉर 15 to 20 मिनट, और लाइफस्टाइल चेंजेस। बाहर मार्केट में जैसे कि ये सारे क्लिनिक के ड्रग हैं, बाहर मार्केट अगर अभियारिस्ट हम 15 से 20 ml पेशेंट को दें विथ गंधवहरित की और विदाउट गंधवहरित की, जो भी जैसा भी पेशेंट का कोस्ट हो। कोस्ट परीक्षण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता चला पेशेंट को 15 ml की जरूरत है, हम 30 ml दे रहे हैं, और तो पेशेंट को फिर लूज मोशन होने लगेगा, वापस से फिशर और बढ़ जाएगा। तो कोस्ट का हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो आप अभयारिस्ट वहां पे जात्यादी तेल के साथ में दे सकते हैं, और साथ में संगवटी दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस।